11th क्लास अकाउंटेंसी का एक चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर परिचय, उसका पार्ट नंबर 2 आज हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे व्यवसाय में प्रयोग होने वाले सॉफ्टवेयर्स यूज्ड इन बिजनेस। कौन कौन से सॉफ्टवेयर प्रयोग होते हैं? तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर हमारा होता है वर्ड प्रोसेसर, शब्द संसाधन। तो ये वर्ड प्रोसेसर जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर हमने कहा था, डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, ध्यान से आप समझ लीजिएगा। तो सॉफ्टवेयर में वर्ड प्रोसेसर जो होता है, इसमें पत्र लिखे जाते हैं, टाइप किए जाते हैं, रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। यदि आवश्यकता होती है तो जो हमने पहले लिखा हुआ था उसी में और टेक्स्ट जोड़ दिया जाता है, और लिखे हुए में और लिखा जोड़ा जाता है। यदि लिखे हुए में से कुछ हटाना है, डिलीट करना है, घटाना है, तो वो हटाया जा सकता है। लिखे हुए का फॉर्मेट यदि चेंज करना है कि किस तरीके से लिखा है, उसको अलग तरीके से लिखना है, तो वो भी किया जा सकता है। यदि कुछ स्पेलिंग्स गलत लिखी हैं तो स्पेल चेक किया जा सकता है, स्पेलिंग्स को ठीक किया जा सकता है। इसकी सुविधाएं में क्या होता है, क्या सुविधाएं इसमें होती हैं? तो पहला स्पेल चेक हमने डिस्कस कर लिया। फ़ॉन्ट चेंज, मतलब लिखने की जो तरीका है उसको चेंज किया जा सकता है। रिप्लेस एंड फाइंड, अगर हमने कोई चीज़ गलत लिख दी है तो उसकी जगह पे दूसरी चीज़ लिखनी है पूरे लेटर में, या कई बार हमने लिखा है तो उसे चेंज करना है, तो रिप्लेस एंड फाइंड हम कर सकते हैं। प्रिंट कर सकते हैं, उसका मेल कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं किसी एक विशेष चीज़ को, बोल्ड करना या फ़ॉन्ट को चेंज करके। या हम लोग अगर थोड़ा सा ध्यान को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ज़्यादा आकर्षक बनाना चाहते हैं, तो वर्ड आर्ट वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि शब्दों को ज़्यादा आकर्षक बनाया जा सके। दूसरा सॉफ्टवेयर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का होता है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या होती है? एक बड़ा सा कागज़ होता है जिसमें काफ़ी लाइन्स एंड रोज़ बनाई जाती हैं, कॉलम्स और रोज़ होते हैं, खाने बने होते हैं। ऊपर से नीचे की ओर जो खाने बने हैं उनको कॉलम्स बोला जाता है, दाएं से बाईं ओर जो, या बाईं से दाईं ओर जो होते हैं उनको रोज़ कहा जाता है। जो बॉक्सेस होते हैं इनमें कोई आइटम को फिट किया जाता है, कोई फिगर डाली जाती है, उसको सेल्स कहा जाता है। सामान्यतः इनका प्रयोग कैलकुलेशंस, गणनाएँ करने के लिए किया जाता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हमारा है एक्सेल, वर्ड एक्सेल। इसमें जैसे व्यक्तियों के नाम लिखना, कितने रुपए का सामान उनको बेचा, बच्चों के नाम लिखना, रोल नंबर लिखना, उनके मार्क्स कितने आए हैं, ये सब कुछ लिखना, ग्राहक किसने कितना पैसा जमा कराया, ऐसी सूचनाएं इसमें दी जाती हैं, उन सब का टोटल करना इत्यादि इसमें आता है। इसमें क्या बनाया जा सकता है, कहाँ पर ये प्रयोग होता है? तो पहला उपयोग इसका आ जाएगा पेरोल अकाउंटिंग। पेरोल अकाउंटिंग का मतलब होता है जहाँ पर हमारी कंपनी में काम करने वाले जो वर्कर हैं उनकी हम सैलरी बना रहे हैं, तो वर्कर का सीरियल नंबर लिखेंगे, वर्कर का नाम लिखेंगे और उसके आगे उसकी तनख्वाह लिख देंगे। अगला है मार्कशीट बनाई जा सकती है बच्चों की, उनका रोल नंबर है, सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा, टोटल मार्क्स आ जाएंगे, कितने मार्क्स लिए ये आ जाएगा। बैंक इत्यादि में जो है वो भी इसका प्रयोग किया जाता है ग्राहकों के लिए। तीसरा हमारा आता है DBMS, जिसको बोला जाता है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये मैनेजर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है सिस्टम। कंपनी के जो मैनेजर होते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं, वो कंपनी के बारे में सूचनाएं जो होती हैं उनको कंप्यूटर के माध्यम से लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है। इसके बारे में, इसके अलावा और जो इसके एग्जांपल्स में आ सकता है, जैसे हम ATM से पैसा निकालते हैं, ऑटोमेटिक वेंडिंग टेलर मशीन इसमें आती है। उसके बाद में फ़्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम वगैरह इसमें आ सकता है। अगला है रोल्स ऑफ कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। कंप्यूटर का लेखांकन, मतलब अकाउंटिंग में क्या भूमिका है? पहले पॉइंट डिस्कस हम कर चुके हैं, वेतन लेखांकन या पेरोल अकाउंटिंग, जिसमें वेतन बनाया जाता है, सैलरी बनाई जाती है वर्कर्स की अकाउंट्स के द्वारा। तो वेतन शीट बनाने के लिए पूरा एक चार्ट बनाया जाता है। वेतन सैलरी के बारे में हम आगे फाइनल अकाउंट्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो वेतन शीट बनाते हैं, मतलब सैलरी की शीट हम लोग बनाते हैं। उसके बाद में मजदूरी शीट बनाने के लिए टू प्रिपेयर द वेजेस शीट, जो मज़दूर हमारी फैक्ट्री में जो वस्तु का उत्पादन कर रहे होते हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, उनकी तनख्वाह जो बनाई जाती है। सभी लोगों की छुट्टियों का हिसाब किताब रखने के लिए टू कीप रिकॉर्ड ऑफ या अकाउंट ऑफ लीव्स, जिसको हम लीव रिकॉर्ड भी बोलते हैं। हाजिरी चार्ट बनाने के लिए टू प्रिपेयर द अटेंडेंस चार्ट, अटेंडेंस चार्ट हम बनाते हैं, कौन कब प्रेजेंट था उसका हिसाब किताब रखने के लिए। दूसरा पॉइंट इसमें आएगा स्टॉक नियंत्रण के लिए, इन्वेंट्री कंट्रोल। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा हम स्टॉक के स्कंद कंट्रोल करने की बात करते हैं। स्टॉक का मतलब होता है जो सामान हमारे पास पड़ा होता है, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था।
हमारे पास कुछ बना हुआ सामान है, कुछ कच्चा सामान है, कुछ आधा बना हुआ सामान है, रॉ मटेरियल हो गया, सेमी फिनिश गुड्स हो गया, फिनिश गुड्स हो गया, तो उनका सारा हिसाब किताब रखने के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग हम करते हैं। इसमें आता है माल की प्राप्ति, रिकॉर्ड ऑफ द रिसिप्ट्स ऑफ द गुड्स, कौन सी गुड्स हमारे को कब प्राप्त हुई थी, कौन सी डेट को कितनी चीज़ें कौन कौन सी वैरायटी की मिली उसको नोट करना। माल का निर्गमन, रिकॉर्ड ऑफ द इशू ऑफ द गुड्स, कौन सी तारीख को हमने सामान इशू किया अपने लोगों को, वर्कर्स को, किस किस वर्कर को कितना कितना सामान कब कब दिया था, या लोगों को कौन सी पार्टी को कौन सा सामान हमने बेचा। तीसरा आ जाएगा GRN तैयार करना, गुड्स रिसिप्ट नोट, कौन सी तारीख को चीज़ मिली है, कौन सी नहीं मिली, कितनी मिली इत्यादि पूरी डिटेल। उसके बाद है स्टॉक का स्तर ज्ञात करना, टू फाइंड आउट द लेवल ऑफ द स्टॉक। यदि हम जानना चाहते हैं कि हमारी दुकान में कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में पड़ी हुई है, तो कंप्यूटर को देखकर आसानी से पता लग सकता है। अगला है सामान्य खाता भैया, जनरल लेजर हम बनाते हैं यहाँ पर रोज़ के लेन देन को लिखने के लिए सामान्यतः जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं। उसके बाद अगला है हमारा देनदार लेखांकन, जिसको हम डेटर्स अकाउंटिंग कहते हैं। डेटर्स के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा था। डेटर वो व्यक्ति होते हैं जिनसे हमने पैसा लेना होता है, जो कितना पैसा लेना लोगों से बाकी है, किससे कितना पैसा लेना है और कितना ब्याज कितने समय का उससे लेना है, ये सारा हिसाब किताब रखने के लिए। अगला है लेनदार लेखांकन या क्रेडिटर्स अकाउंटिंग। क्रेडिटर वो व्यक्ति हैं जिनका पैसा हमने देना है, तो किस व्यक्ति को कितना पैसा देना है, किससे हमने सामान खरीदा है और पैसा नहीं दिया, उसका जो हिसाब किताब होता है वो क्रेडिटर्स अकाउंटिंग में होता है। उसके बाद अगला है कंप्यूटर के प्रकार या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो सबसे पहले हमारा आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो है इसमें अंकों में सारी ही कैलकुलेशंस की जाती हैं, सारा हिसाब किताब जो है अंकों में रखा जाता है। सारे निर्देश जो दिए जाते हैं इस कंप्यूटर को वो आंकड़ों में बाइनरी डिजिट्स में दिए जाते हैं। जैसे या तो कंप्यूटर दो ही शब्द समझता है, या ज़ीरो या फिर वन। इसी के रूप में सारे ही जो सूचना है वो इकट्ठी की जाती हैं। वन का मतलब कंप्यूटर के लिए होता है ऑन, और ज़ीरो का मतलब है तो ऑफ। सामान्यतः इन्हीं कंप्यूटर्स का प्रयोग जो है वो हम लोग करते हैं या सभी लोग करते हैं। दूसरे प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं उनको एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं, जो कि नापने की क्रिया पर निर्भर होते हैं, ये किसी चीज़ को नापते हैं। इससे लगातार संकेत के रूप में हमारे को सूचनाएं मिलती हैं, लगातार ये इन्फॉर्मेशंस हमारे को देते रहते हैं, या सूचनाओं को, या जो क्रिया हो रही होती है, जो काम हो रहा होता है, जो एक्टिविटी हो रही होती है, उसको फिगर्स में हमारे को बताता है, आंकड़ों में परिवर्तित करके हमारे को दिखाता है। इसके एग्जांपल्स में हम लोग ले सकते हैं स्पीडोमीटर। गाड़ी का जो मीटर होता है जिसमें कि स्पीड दिखाई जाती है कि गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही होती है, वो एनालॉग कंप्यूटर का प्रकार है। वोल्ट मीटर होता है जो हम साइंस लैब में यूज़ करते हैं, 10th क्लास तक हम लोगों ने देखा था, जो बताता है कि इस वक्त कितनी वोल्टेज है करंट की, तो वो भी वोल्ट को फिगर्स में बताता है। या फिर थर्मामीटर हो सकता है जो हमने सबने देखा डॉक्टर्स के पास होता है, रडार होता है, ये सभी इसी पे काम करते हैं। इसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा नहीं होती, और एनालॉग कंप्यूटर का जो रिज़ल्ट आता है, जो सूचना ये देता है, ये भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट 100% शुद्ध नहीं होते। अब तीसरे प्रकार का कंप्यूटर हमारा जो आता है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, ये ऊपर वाले डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर को मिक्स करके बना होता है। इसमें उन दोनों के ही गुण शामिल होते हैं। सामान्यतः हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है ज़्यादातर वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सेटेलाइट या उपग्रह को लॉन्च करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ईसीजी की मशीन होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इत्यादि की, ये सभी हाइब्रिड कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं। अगला है हमारा गति या स्पीड या संग्रहण क्षमता के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन एज पर द स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी। इसमें पहला पॉइंट हमारा आता है माइक्रो कंप्यूटर। हम स्पीड के आधार पर या फिर स्टोरेज, कितना वो डाटा को स्टोर कर सकता है, कितनी सूचनाओं को अपने अंदर स्टोर करके संग्रह करके रख सकता है, उसके आधार पर। तो पहला है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो है आकार में सबसे छोटे होते हैं, इनकी कीमत भी बहुत कम होती है, इनका प्रयोग एक समय पर एक ही व्यक्ति कर सकता है। इनकी स्पीड और इनकी संग्रह करने की क्षमता, स्टोर करने की कैपेसिटी जो है वो बहुत कम होती है। साधारणतः इन्हीं का प्रयोग जो है ज़्यादातर लोग करते हैं। उसके बाद में है, इसको ही हम लोग
पीसी या फिर पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। उसके बाद में इसका एग्जांपल में आप पेंटियम 5, पेंटियम 6, P5, P6 कह सकते हैं। डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, इनका प्रयोग सामान्यतः एंटरटेनमेंट या मनोरंजन इत्यादि के लिए भी किया जाता है। उसके बाद अगला आता है हमारा मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर के बारे में हम लिखेंगे, ये माइक्रो कंप्यूटर के आकार में थोड़ा सा बड़ा होता है। इसका प्रयोग एक समय पर 40 तक व्यक्ति कर सकते हैं। इसकी जो स्पीड होती है 10 से 30 MIPS की हो सकती है। ये मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड है। इसके एग्जांपल्स आप नोट कर सकते हैं। PDP-2 11/45 और VX 11 इसके एग्जांपल हो सकते हैं। ये मध्यम आकार के होते हैं और कंपनीज में इनका प्रयोग किया जाता है। थोड़े ये बड़े होते हैं और भारी भी होते हैं। अगले पर आते हैं जो हमारा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? ये आकार में मिनी कंप्यूटर के मुकाबले में बड़े होते हैं। ये ज़्यादा जगह घेरते हैं। ये महंगे भी होते हैं। इनका प्रयोग या तो कंपनियां करती हैं या फिर गवर्नमेंट्स करती हैं। इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक इत्यादि में इन्हीं का प्रयोग होता है। इसके एग्जांपल है यूनिवैक 1190, JBM 3020 एट्सेट्रा। उसके बाद हम चलते हैं, अगला है हमारा सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर ये बहुत बड़े आकार के होते हैं या बिल्डिंग्स में इनका आकार होता है। इनकी स्पीड और इनकी स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। 400 से वो 10,000 MIPS तक की स्पीड इनकी हो सकती है। इनमें CPC जो है वो समानांतर लगे होते हैं। इनके एग्जांपल CRAY1, CRAY2, हिताची, HITACHI 81020, ये विदेशी कंपनियां हैं। जो विदेशी सुपर कंप्यूटर्स विदेशी कंपनियों द्वारा बनाए गए। उसके बाद पराग, अनुराग, परम, ये इंडियन है। ये बहुत महंगे होते हैं। कुछ एक एग्जांपल जिनके होते हैं वो जहाँ पर यूज़ होता है, जैसे भूकंप को मापने के लिए, मौसम को की पूर्व जानकारी प्राप्त करने के लिए, हरिकेन इत्यादि की सूचना प्राप्त करने, रेनफॉल, बारिश वगैरह। नासा में इसका प्रयोग किया जाता है। स्पेस सेटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अगला एग्जांपल टैबलेट PC का ले सकते हैं। इसमें वॉइस रिकॉग्निशन, आवाज़ पहचानने की सुविधा, राइटिंग रिकॉग्निशन या लिखाई पहचानने की सुविधा भी होती है। नोटबुक या फिर लैपटॉप इत्यादि होते हैं। ऐसे कंप्यूटर हैं जिन्हें कि एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है, पोर्टेबल होते हैं। PC पर्सनल कंप्यूटर सामान्यतः जनरल पर्पस सामान्य काम के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है। क्लासरूम में, हॉस्पिटल में, शॉप्स पर, क्लिनिक में, ऑफिस में इनका प्रयोग हो सकता है। नेटवर्क कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो कि नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। क्लाइंट और सर्वर से ये कनेक्टेड होते हैं। कोई व्यक्ति जो है सर्वर से कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है तो नेटवर्क कंप्यूटर के द्वारा हम सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है कंप्यूटर प्रणाली की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो पहला, ये महंगा होता है, कॉस्टली प्रोसीजर होता है। इसको ख़रीदने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है हमारा। लेखांकन की सुरक्षा की बहुत आवश्यकता होती है इसमें। फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस नीड्स हाई सिक्योरिटी। हमारे अकाउंट्स जो हैं वो सूचनाएं जो हैं इनके द्वारा ही रखी जाती हैं। और कई बार कंप्यूटर ख़राब वगैरह हो जाए तो सूचनाएं हमारी जा सकती हैं। इसे किसी निजी या प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा ही चलाया जा सकता है। दिस सिस्टम में बी गिवन ओनली टू द ट्रेंड एंड सेफ हैंड्स। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर आप किसी भी व्यक्ति को दे दो या फिर किसी अपने ही व्यक्ति के पास ये कंप्यूटर चलाने के लिए देना चाहिए, ताकि किसी और व्यक्ति के पास हमारी कंपनी की जो सूचना है वो ना पहुंच जाए हमारे प्रतियोगी या कंप्यूटर्स के पास। कंप्यूटर्स का प्रयोग करने से, क्योंकि अकेला ही काफ़ी सारे व्यक्तियों का कार्य कर लेता है, तो इससे बेरोज़गारी का भय जो है वो फैल जाता है। बेरोज़गार लोग हो जाते हैं तो बेरोज़गारी के कारण श्रमिक इसका विरोध करते हैं। ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयज़ ट्राई टू अवॉइड। और पांचवा है सूचनाएं गलत हाथों में जा सकती हैं। इन्फॉर्मेशन गो इन द रॉन्ग हैंड्स। कंप्यूटर यदि इंटरनेट से जुड़ा है तो उसे हैक किया जा सकता है।